पाटलिपुत्र, सपनों का वो शहर। जैसे ही गंगा की लहरों पर सूरज की पहली किरण पड़ती है, यह सुनहरा उजाला लकड़ी की दीवारों के पीछे छिपी सड़क को छिपा लेता है। ये वो खामोशी है जो आने वाले खूनी तूफान से पहले छाई है। महलों की ऊंची मीनारें आसमान छू रही थी, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और थी। एक आम आदमी के कीचड़ सने पैर और उस भव्य महल की परछाई। अमीरी और गरीबी का यह फासला ही बगावत की पहली चिंगारी बना। अब बाजार के शोर शराबे में एक चेहरा ऐसा था जो सामान नहीं बल्कि मौका ढूंढ रहा था। महापद्म की नजरें उस शाही महल पर टिकी थीं। उसकी आंखों में हसरत नहीं बल्कि सदियों का गुस्सा और नफरत भरी थी। नजदीक से देखने पर उसकी आंखों में एक भयानक आग धधक रही थी। माथे पर पसीना और आंखों में जलती हुई लपटें बता रही थी कि यह आदमी अपनी किस्मत के आगे झुकने वाला नहीं बल्कि उसे जलाकर नया इतिहास लिखने वाला है। दूसरी तरफ शिशुनाग वंश का दरबार अपनी ही दुनिया में खोया था। शराब, शबाब और संगीत। राजा बेखबर थे कि उनकी विलासिता ही उनकी मौत बन चुकी है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका वक्त अब खत्म हो चुका है। अंधेरे कोने में पत्थर पर घिसती हुई वो धातु चिंगारियां छोड़ रही थी। महापद्म सिर्फ तलवार नहीं बल्कि मगध का भविष्य धारदार कर रहा था। उसके खुरदरे हाथ अब हजारों गर्दनों को काटने के लिए तैयार हो रहे। रात के साये में बागी इकट्ठा हुए। मशाल की मद्दम रोशनी में चेहरे नहीं बस इरादे दिख रहे थे। गलियों में होने वाली यह खुशफुसाहट कल पूरे साम्राज्य की चीख बनने वाली थी। साजिश का जाल बुना जा चुका था। जानवरों की खाल पर बना वो नक्शा अब युद्ध का मैदान था। महापद्म ने खंजर की नोक सीधा पाटलिपुत्र पर रखी। मोमबत्ती की लपट कांपी, जैसे उसे भी पता हो कि मगध के नसीब में अब सिर्फ और सिर्फ खून लिखा है। तूफानी रात थी। बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे आसमान रो रहा हो। बिजली की कड़क के साथ महल के भारी दरवाजे खुले। पहरेदार की खामोश मौत के साथ विद्रोह ने राजमहल की पवित्र दहलीज पर अपना पहला कदम रख दिया। संगमरमर के गलियारों में अब बागी सैनिकों के गीले पैरों के निशान थे। महापद्म मौत का दूत बनकर आगे बढ़ रहा था। हर बिजली की चमक के साथ उसका साया और भी भयानक और विशाल होता जा रहा था। बूढ़े राजा की नींद जब टूटी तो बहुत देर हो चुकी थी। उसके बिस्तर के पास खड़ा वो साया किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बाहर बादलों की गरज थी और अंदर एक राजवंश की आखिरी सांसें गिनी जा रही थी। जिस ताज के लिए सदियों से युद्ध हुए आज वो जमीन पर पड़ा था। खून के तालाब में गिरा वो मुकुट अब सिर्फ सोने का टुकड़ा था। सत्ता की वो चमक अब फीकी पड़ चुकी थी, क्योंकि असली ताकत अब तलवार की धार में थी। महापद्म ने पहली बार उस सिंहासन को छुआ। वो बैठ गया खून से सने कवच के साथ। उसकी आंखों में एक क्रूर संतोष था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उस हर अपमान का बदला था जो उसने जिंदगी भर सहा था। अगली सुबह पाटलिपुत्र की हवा बदल चुकी थी। महल की बालकनी से जब नए राजा ने जनता को देखा तो धूल और डर का गुबार उठ खड़ा हुआ। लोगों को समझ आ गया कि अब दया का नहीं, शक्ति का राज होगा। कल तक जो क्षत्रिय रईस अपनी मूंछों पर ताव देते थे, आज वो जंजीरों में जकड़े हुए थे। महापद्म ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। ये पुराने योद्धाओं के अंत की शुरुआत थी और एक नए युग का खौफनाक आगाज। गर्म लाल मोम पर जब शाही मुहर लगी तो उसमें से धुआं उठा। अब फरमान बदल चुके थे। नंदा वंश का प्रतीक अब कानून था। शाही दफ्तरों में अब कलम नहीं बल्कि खौफ चलता था। प्रशासन की पकड़ अब लोहे जैसी थी। फिर शुरू हुई वो तैयारी जिसने इतिहास को हिला दिया। हजारों सैनिक एक साथ कदम मिलाते हुए धूल का तूफान खड़ा कर देते थे। सूरज की रोशनी जब भालों पर पड़ती तो लगता जैसे सोने का कोई सागर लहरा रहा हो। मगध की असली ताकत उसके विशाल हाथी थे। महापद्म जब उन काले पहाड़ों जैसे जानवरों को छूता तो वो भी उसके सामने सर झुका देते। इंसान और जानवर दोनों ही अब उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचने को तैयार थे। लोहारों की बस्ती दिन रात जागती थी। धधकती हुई फटियां, पिघलता हुआ लोहा और उड़ती हुई चिंगारियां। वहां खेती के औजार नहीं बल्कि मौत का सामान बन रहा था। मगध अब एक युद्ध की फैक्ट्री बन चुका था। जब नंदा की सेना निकली तो लगा जैसे धरती फट जाएगी। शहर के दरवाजे छोटे पड़ गए। भालों की वो अंतहीन कतारें क्षितिज तक फैली थी। ये सेना नहीं थी, ये लोहे की एक दीवार थी जो आगे बढ़ रही थी। युद्ध के मैदान का नजारा भयानक था। ऊपर से देखने पर इंसान चींटियों की तरह लड़ रहे थे। नंदा का चक्रव्यूह दुश्मन को निगल रहा था। धूल और खून के उस बवंडर में सिर्फ मगध का झंडा ही बुलंद दिखाई दे रहा था। रथ पर सवार महापद्म साक्षात यमराज लग रहा था। उसका धनुष टंकार करता और दुश्मन की सफेद बिखर जाती। रफ्तार और ताकत का ऐसा मेल किसी ने नहीं देखा था। वो हवा से बातें करता हुआ मौत बांट रहा था। जो राजा कभी सर नहीं झुकाते थे आज वो घुटनों पर थे। वो ताज और नजाराने पेश कर रहे थे, लेकिन महापद्म की आंखों में कोई रहम नहीं था। उसे सोना नहीं, उसे उनका स्वाभिमान कुचलना था। जीत अब उसकी आदत बन चुकी थी। भारतवर्ष का नक्शे पर अब लकीरें बदल रही थी। महापद्म एक एक करके पुरानी सीमाओं को मिटा रहा था। जहां जहां वो पत्थर रखता वो जमीन उसकी हो जाती। अखंड साम्राज्य का सपना अब हकीकत बन रहा था। जीत के साथ साथ दौलत का अंबार लग गया। सोने के सिक्के ऐसे बरसते जैसे बारिश की बूंदें। संदूक भरते गए, खजाना उफनने लगा। लेकिन इस सोने की चमक में राजा की लालच और भी गहरी होती जा रही थी। वक्त गुजरा और वो शेर अब बूढ़ा होने लगा। इतने बड़े सिंहासन पर बैठा वो अब अकेला था। हर परछाई में उसे दुश्मन नजर आता। अपार शक्ति के बावजूद उसके चेहरे पर अब एक अजीब सा डर और पागलपन दिखाई देता था। पाटलिपुत्र को अब अभेद बनाया जा रहा था। बड़े बड़े पत्थर, ऊंची दीवारें, मजदूर दिन रात काम कर रहे थे। वो शहर को नहीं बल्कि अपने डर को दीवारों के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा था। किला अब एक पिंजरा बन रहा था। ढलते हुए सूरज की लाल रोशनी में वो दीवार पर खड़ा अपने साम्राज्य को देख रहा था। हवा उसकी केप को उड़ा रही थी। उसने सब कुछ जीत लिया था, लेकिन कुदरत बता रही थी कि हर सूरज को एक दिन ढलना पड़ता। एक खंभे के पीछे छिपा वो छोटा बच्चा अपने पिता को देख रहा था। उसकी आंखों में प्यार नहीं,
दहशत थी। धनानंद ने बचपन से ही सिर्फ क्रूरता देखी थी। यही वो पल था जब एक जालिम राजा के अंदर दूसरा जालिम जन्म ले रहा था। दरबार में अब सलाह नहीं, सिर्फ हुक्म चलता था। महापद्म की मेज पर मुक्का मारते ही मंत्रियों की रूह कांप जाती थी। दिए की लौ भी उस गुस्से से फरफराने लगती। वहां खामोशी भी अब राजा की इजाजत से आती थी। तहखानों के अंदर सोने और चांदी के पहाड़ खड़े थे। मशाल की रोशनी जहां तक जात सिर्फ चमक ही चमक थी। उसने दुनिया भर की दौलत जमा कर ली थी, लेकिन यह दौलत ही उसके वंश के विनाश का कारण बनने वाली थी। और अंत में सिर्फ वो चेहरा रह गया जिसने नाई की उस तरह को छोड़कर तलवार उठाई और धरती को हिलाकर रख दिया। ये कहानी थी भारत के पहले साम्राज्य की और उस एक राट की जिसका नाम इतिहास कभी नहीं भूल पाया।